प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य की, हिंदी काव्य की अलग अलग विधाएं हैं और उन विधाओं में जो रचनाएं की गई हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं, कुछ ऐसी कृतियां हैं जो एक जैसी हैं, सेम हैं, यानी उनके नाम एक ही हैं, लेकिन उनकी विधा अलग है, उनके रचनाकार अलग हैं, उनके लेखक अलग हैं। और परीक्षा में कभी कभी यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आखिर यह रचना किसकी है। कुछ चर्चित लेखक होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनकी रचना को हम जानते रहते हैं। और उसी नाम से कुछ ऐसे भी लेखक या साहित्यकार होते हैं जो उतना चर्चित नहीं रहते हैं, लेकिन उस नाम से उनकी रचना रहती है। और विकल्प में चर्चित नाम न देख करके हम समझते हैं कि ये प्रश्न गलत है। तो कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारे प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी तमाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करने का विचार किया। आइए हम लोग आज के इस प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण मिलती जुलती रचनाएं आप देखेंगे कि इनके नाम एक हैं, परंतु रचनाकार और विधा अलग अलग है। प्रिय विद्यार्थियों, पहली रचना है एक कैदी। ये उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। एक कैदी उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। और कैदी की पत्नी, अब यहाँ आप देख रहे हैं एक कैदी और यहाँ कैदी की पत्नी, ये निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का। प्रिय विद्यार्थियों, कैदी और कोकिला ये काव्य है माखनलाल चतुर्वेदी का। कहानी है, प्रिय विद्यार्थियों, एक कहानी है माखनलाल चतुर्वेदी की। दामुल का कैदी, ये भी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये एक जैसी रचना है। ये कैदी को लेकर के, एक कैदी उपन्यास जैनेन्द्र का, कैदी की पत्नी निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, दामुल का कैदी मुंशी प्रेमचंद। तो ये एक जैसी रचनाएं हैं, लेकिन इन लेखकों के नाम अलग अलग हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आगे विद्यार्थियों देखते हैं अपना अपना जूता। ये एकांकी है लक्ष्मीकांत वर्मा का। और अपना अपना भाग्य कहानी है जैनेन्द्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी दोनों रचनाएं सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। अपना अपना जूता, अपना अपना भाग्य, यानी अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा की एकांकी है और अपना अपना भाग्य कहानी है जैनेन्द्र जी की। इसके बाद एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे का नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है रेणु जी का। और पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज है रामकुमार वर्मा का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये सिमिलर रचनाएं हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक कस्बे का नोट्स नीलेश रघुवंशी, एकलव्य के नोट्स रेणु जी, पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा। विधा भी आप देख रहे हैं अलग अलग है। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का, एक पत्नी के नोट से भी उपन्यास है ममता कालिया का, एक कस्बे का नोट से भी उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का, जबकि एकलव्य के नोट्स और पेरिस के नोट्स दोनों रिपोर्टाज है। एकलव्य के नोट्स रेणु जी का रिपोर्टाज है और पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा का रिपोर्टाज है। प्रिय विद्यार्थियों, पिता को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाएं। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। पिता कहानी है महीप सिंह की। पिता कहानी है धीरेन्द्र अस्थाना की। केवल पिता कहानी है सेवाराम यात्री की। पिता दरपिता कहानी है रमेश बख्शी की। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें
पिता ज्ञान रंजन की चर्चित कहानी है। तो विकल्प में पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन मुझे पता है, महीप सिंह नहीं पता है, और उस विकल्प में महीप सिंह है। मुझे पता नहीं है कि महीप सिंह ने भी पिता नाम से कहानी लिखी है, तो हम सवाल का जवाब गलत देंगे। ऐसे में इसको आपको याद कर लेना है कि पिता को केंद्र में रख करके पिता ज्ञान रंजन ने भी लिखा है, पिता महीप सिंह ने भी लिखा है, और पिता धीरेन्द्र अस्थाना ने भी लिखा है। ये 3 कहानियाँ पिता नाम से हैं और तीनों अलग-अलग हैं, ज्ञान रंजन, महीप सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना। और प्रिय विद्यार्थियों, केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री की है और पिता दर पिता कहानी रमेश बख्शी की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बारीक बात है। इन बिंदुओं में आपको अच्छी तरह से इसको अवलोकित करके कंठस्थ कर लेना है, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से गलती होने की संभावना न हो। प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। झूठ सच सियाराम शरण गुप्त का निबंध है। अब प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में अक्सर विकल्प ध्यानपूर्वक नहीं देखने से अब झूठा सच है हम उसको झूठ सच मान लेंगे, झूठ सच है हम झूठा सच मान लेंगे, और विकल्प में यशपाल, चूंकि मुझे झूठा सच पता है कि यशपाल जी की रचना है और प्रश्न पूछ लिया कि झूठ सच किसकी रचना है, और सियाराम शरण गुप्त, यशपाल, अब मुझे ये लगेगा कि ये हो सकता है कि त्रुटि हो गई हो, व्याकरणिक त्रुटि हो गई हो, और ये झूठा सच की जगह झूठ सच छप गया हो, और ये यशपाल है, तो हम यशपाल जो है सही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि झूठा सच उपन्यास है यशपाल का और झूठ सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी विद्यार्थियों उपन्यास है कमलेश्वर का, जबकि पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। अपराजिता काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। अपराजिता उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का। नीली झील कहानी है कमलेश्वर की। नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। तो आप देख रहे हैं, काली आंधी, पीली आंधी, अपराजिता नाम से 2 रचना, नीली झील नाम से 2 रचना। तो आपको इन रचनाओं को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, ताकि गलती की संभावना न रहे। यानी काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर, पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान, अपराजिता काव्य रामेश्वर शुक्लांचल, अपराजिता उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री, नीली झील कहानी कमलेश्वर, नीली झील एकांकी धर्मवीर भारती, अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, और अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये विद्यार्थियों दोनों रचनाएं एक जैसी हैं। और आगे त्रिशंकु एक कथा संग्रह है मन्नू भंडारी का, त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन सिंह का, और त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय का। इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से, इन रचनाओं को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है विद्यार्थियों। एलटी, टीजीटी, पीजीटी को खास करके ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। सन्यासी उपन्यास है इलाचंद जोशी का। सन्यासी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। धरती नाम से 2 रचना है। धरती एक काव्य है त्रिलोचन शास्त्री जी का, और धरती उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अनित्य नाम से 2 रचना है। अनित्य कहानी है बद्रीजुमा की, और अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का। दूबधान कहानी उषा किरण की, और दूबधान काव्य अनामिका का। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद की, और पंच परमेश्वर कहानी रांगेय राघव की। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर मुझे पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद की ही पता होती है। रांगेय राघव के बारे में हम नहीं जानते हैं कि रांगेय राघव ने भी पंच परमेश्वर कहानी लिखी है, इसलिए परीक्षा में गलती हो जाती है। यहाँ ध्यान रखना है कि पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है, और पंच परमेश्वर कहानी रांगेय राघव ने लिखा है। कभी कभी अब प्रश्न में विकल्प में पंच परमेश्वर कहानी लिखा है मुंशी प्रेमचंद नहीं रहेगा, रांगेय राघव, प्रसाद दिनकर, इलाचंद जोशी, तो आप सोचेंगे पंच परमेश्वर तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, और पंच परमेश्वर तो इसमें मुंशी प्रेमचंद विकल्प में है ही नहीं है, तो ऐसे में आप गलती कर देंगे। तो फिर विद्यार्थियों, यह ध्यान रहे कि पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखी है, और पंच परमेश्वर कहानी रांगेय राघव ने भी लिखी है। उर्वशी काव्य प्रसाद ने भी लिखा है, और उर्वशी काव्य दिनकर ने भी लिखा है। मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद जोशी ने लिखा है। मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य भी लिखे हैं।
और मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य ने भी लिखा है। मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। मुक्ति पथ नाटक है उदय शंकर भट्ट का। तो ये मुक्ति पथ को लेकर के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है। यानी मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद जोशी, मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य, मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य, मुक्ति प्रसंग काव्य राजकमल चौधरी, मुक्तिपथ नाटक उदय शंकर भट्ट, और गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती का, और गुनाहों की देवी उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा का। ये भी आपको याद कर लेना है। और द्रौपदी नाम से 3 रचनाएं हैं। द्रौपदी काव्य है नरेंद्र शर्मा का, और द्रौपदी उपन्यास है प्रतिभा राय का, और द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। वीडियो को आप बार बार अवलोकित करके इसको कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप सही जवाब दे सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आशा और पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।